नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका बिग इंटरव्यू में। नेता या संत, कांग्रेसी या फिर बीजेपी के, मैं किससे मिलने आया हूं? मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि जिस शख्सियत से मैं मिलने आया हूं उनके बहुत सारे आयाम हैं। आइए उत्तराखंड की सियासत के धुरंधर नेता और आध्यात्म जगत के एक बड़े संत से मैं मिलवाता हूं। मेरे साथ हैं सतपाल जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं किससे मिल रहा हूं? मैं जितना आपके बारे में पढ़ रहा था उतने ही आयाम मुझे मिलते नजर आ रहे थे। ये मैं आपसे समझूं इससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं। एक मानवता के सेवक से आप मिल रहे हैं। मैं मानवता की सेवा विभिन्न आयामों से कर रहा हूं, इसलिए अपने आप को मैं एक सेवक समझता हूं। तो जो आध्यात्म का भी रास्ता है और या फिर राजनीति का भी, उस दोनों में ही मैं सेवक की भूमिका निभा रहा हूं। लेकिन दोनों छोर पर हैं, या बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। निश्चित रूप में दोनों छोर पर हैं, पर दोनों का हम समन्वय करें तो राष्ट्र की उन्नति होगी, राष्ट्र का कल्याण होगा और हम राष्ट्र की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। मगर आज की जो राजनीति है, जो धर्म है, अध्यात्म है, वो पूर्ण समर्पण मांगता है और राजनीति पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित है। अगर हम स्वार्थ को माइनस कर दें और पूर्ण समर्पण से काम करें तो निश्चित रूप में हमें सफलता मिलेगी और राष्ट्र का भी कल्याण होगा और एक जनता के बीच में एक आदर्श रखने का हमें मौका मिलेगा। ऐसा ये सामंजस्य हो पा रहा है या ये विरोधाभास बना रहता है सतपाल जी के? नहीं, मेरे जीवन में इसका मैं समझता हूँ समन्वय हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम मुझे मिल रहे हैं। जिस निष्काम भाव से हम लोगों ने काम किया, क्योंकि गीता में एक शब्द आया है निष्काम कर्म का आया है, अगर उसको अपने जीवन में हम उतारें तो मैं समझता हूँ कि राजनीति भ्रष्टाचार रहित हो जाएगी और अध्यात्म की ताकत से हम अच्छी राजनीति करेंगे। ये दिलचस्प सवाल है, मैं इस पर लौटूंगा। लेकिन सबसे जो पहला सवाल मैं इस वक्त आपसे राजनीति से, क्योंकि चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं हम, उत्तराखंड खड़ा है। बीजेपी में सतपाल जी महाराज 30 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी में आए, 2 साल से बीजेपी में हैं। किस भूमिका में हैं आज, कहाँ खड़े हैं? मैं निश्चित रूप में सब जगह जाकर के पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे जहाँ जहाँ पार्टी ने भेजा वहाँ वहाँ हमने कैंपेनिंग की, पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताया। झारखंड में हमें बड़ी सफलता मिली और मैं बड़े रिमोटेस्ट कॉर्नर के अंदर जहाँ नक्सलाइट्स बेल्ट थी वहाँ जाकर के मैंने पार्टी के लिए प्रचार किया। उसके बाद हमें आसाम में सफलता मिली। तो जहाँ जहाँ पार्टी भेजती है, पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हमने काम किया। तो सतपाल जी भाजपा को जिताने के लिए तमाम देश भर में काम कर रहे हैं, तमाम राज्यों में काम कर रहे हैं, खुद को जिताने के लिए भी काम करेंगे? निश्चित रूप में मुझे तो जनता जिताएगी। जनता की सेवा हमने की है। आपने देखा होगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, बड़े अरसे से मैं इसके लिए लगा रहा, बहुत प्रयास किया और बहुत इसमें मेहनत की। जब मुझे रेल राज्य मंत्री का मौका मिला तो हमारे यहाँ नैरो गेज का सर्वे हुआ था पहाड़ में, मैंने उसको ब्रॉड गेज का सर्वे कराया और उसके बाद उसके अनेक सर्वेज हुए और फिर फाइनली लोग कहते हैं कि सर्वे से आगे बात बढ़ नहीं पा रही है। यूएस सैटेलाइट से 3 डायमेंशनल सर्वे हुआ और अब उसके सारे सैंक्शंस हो चुके हैं। पर्यावरण के अंदर आपको पता है बहुत सी बाधाएं होती हैं, वो सब क्लियरेंसेज मिल चुकी हैं और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ मेरुदंड बनेगा, लाइफलाइन बनेगी और इससे पूरा कन्याकुमारी से कैलाश कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कर्णप्रयाग रेलवे लाइन आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है? ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ये पूरे इसके अब तो टेंडर भी फ्लोट हो गए हैं, तो टेंडर भी निकल गए हैं और उसके बाद जैसे ही टेंडर की क्लोजिंग होगी ये काम चालू हो जाएगा। और हमने माननीय मोदी जी से कहा है कि आप अपने कर कमलों से इसको शुरू करिए, क्योंकि भारत के अंतिम छोर को जोड़ने वाला ये काम है और भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यात्री उमड़ेंगे, ये ऐसी रेलवे लाइन है। तो क्या मोदी जी शिलान्यास करेंगे? हाँ, 4 धाम की जो सड़कें बनेंगी, ऑल वेदर रोड्स और रेलवे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आकर के इसका शिलान्यास करके इसको शुभारंभ। शिलान्यास करेंगे या उद्घाटन भी कर पाएंगे मोदी जी? नहीं, निश्चित रूप से उद्घाटन भी करेंगे, क्योंकि इसको हम अलग अलग सेक्शन से इसको बनाने जा रहे हैं। ये कर्णप्रयाग से भी बनेगा, ऋषिकेश से भी बनेगा, बीच में से भी बनेगा। तो हम चाहते हैं जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है तैयार हो जाए, ताकि क्योंकि ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो हमारा चाइना का बॉर्डर है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी डिफेंस की लाइन को भी सतत मदद मिलती रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है।
तो इस कार्यकाल में पूरा हो जाएगा मतलब? निश्चित रूप में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी बने। चलिए, मैं सतपाल महाराज के जीतने की जो बात कर रहा था, किस भूमिका में सतपाल जी महाराज होंगे इस चुनाव में, लोगों के सामने दिखेंगे? क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तो पार्टी तय करेगी, क्योंकि पार्टी के हम एक सिपाही हैं और मेरी लाइन पार्टी की लाइन है। जो पार्टी तय करेगी, अगर पार्टी चुनाव में उतारेगी तो हम लोग लड़ेंगे, पार्टी कहेगी आप लड़ाइए तो हम लड़वाएंगे, ये पार्टी ने तय करना है। सतपाल जी महाराज तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोग मानते हैं। हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है और लोग कहते हैं साहब कांग्रेस के अंदर एक हरीश रावत एक चेहरा है। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा चेहरा किसी को भगवान ना दे। ये तो दागी चेहरा है, उस पर कितने लांछन लग चुके हैं। और ऐसा चेहरा जो सामंतवादी चेहरा है, जिसने सारी पार्टी के लोगों को भगवा दिया, बड़े बड़े लीडर्स आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ऐसा चेहरा भगवान किसी पार्टी को ना दे। हमारी पार्टी के अंदर जो हमारा कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। हमारे साथ बहुत लीडर्स हैं और आपने देखा होगा कि भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था। ऐसे ही हमारी पार्टी में एक विराट स्वरूप है, कमल हमारा चेहरा होगा और हम विराट स्वरूप के साथ पार्टी के अंदर लड़ेंगे। लगता है हरीश रावत के घाव अभी भी हरे हैं। हरीश रावत के दिए घाव सतपाल महाराज के अंदर अभी भी हरे हैं। मैं संत प्रवृत्ति होने के नाते मेरे अंदर घाव रहते नहीं हैं। पानी में कितनी भी लकीर मारो, पानी में लकीर पड़ती नहीं है, वो स्थिति मेरी है। तो हरीश रावत तानाशाह हैं क्या? ऐसा है, जब आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा तो स्टिंग ऑपरेशन में हरीश रावत कहते हैं कि मनचाहा मंत्रालय ले लो, 25-30 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूँगा। ये तो वही स्थिति हो गई, धृतराष्ट्र की आंखें बंद थी और उसके बाद गंधारी जो देख सकती थी, अपने पति को बता सकती थी, उसने भी पट्टी बांध ली। तो क्या हुआ? महाभारत हो गया, युद्ध हो गया। तो आज वही स्थिति हो गई है, पतन हो रहा है, जगह जगह माफिया काम कर रहा है, नदियों का खनन हो चुका, नदियाँ पूरी खत्म हो चुकी हैं, अवैध खनन हो रहा है। जो राज्य को राजस्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लोगों की जेब में जा रहा है। हमारा पूरा प्रदेश लूट रहा है और एक कहावत बड़ी चरितार्थ हो रही है कि रुपए पैसे की लूट है, लूट सके तो लूट और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। चेहरा आपको नहीं लगता है कि रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटजी के तौर पर बीजेपी को भी चेहरा सामने रखने की जरूरत है? क्योंकि कई स्टेट्स में हमने चेहरा रखा, कई स्टेट्स में हमने स्ट्रैटेजी वाइज चेहरा नहीं रखा। ये हमारे बड़े नेता अमित शाह जी, हमारे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये तय करेंगे, बड़े नेता, क्योंकि उनके पास वेरियस इनपुट्स आते हैं और उसके जरिए वो तय करेंगे। पर मेरा तो चेहरा तय कर, हमारा चेहरा कमल का निशान होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अल्टीमेटली कितने भी बड़े लीडर्स वो तो पार्टी का चेहरा है। बटन तो जो चुनाव का चिन्ह होता है पार्टी का, वही वो तो पार्टी का सिंबल है वो। लेकिन उत्तराखंड में लोग उस चेहरे को देखना चाहते हैं जिस पर वो भरोसा करें तो कल को वो डिलीवर करें। निश्चित रूप में डिलीवर करेंगे। हम लोग इसीलिए पार्टी के अंदर हैं कि हम ये देखें, इसको सुनिश्चित करें कि पार्टी डिलीवर करेगी। तो चेहरा तय करने में दिक्कत क्या है उत्तराखंड में? नहीं, ये तो बहुत सारे चेहरे हैं, ये चेहरे नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लीडर्स को फैसला लेना है, इस विवाद में हमें पड़ना भी नहीं चाहिए, ये उनका विषय है और वो इसको तय करेंगे। क्या दिक्कत ये हो गई है कि बहुत सारे चेहरे जमा हो गए हैं मुख्यमंत्री के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपनी अपनी जगह यथास्थान हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हमारे भूतपूर्व हमारे जो रहे हैं मुख्यमंत्री, वो सब काम कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं। उनको वो तो बहुत एक मंत्री के लेवल का एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, सब काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और सबका योगदान लेकर के, मैंने आपसे कहा ना, विराट स्वरूप लेकर के पार्टी चुनाव लड़ेगी। दिक्कत जो आज बीजेपी के सामने है, बहुत अच्छा लग रहा था जब सतपाल जी महाराज जैसे बड़े नेता आ गए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको भी लाया गया। उसके बाद फिर लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री आ गए, बहुगुणा जी आ गए, हरक सिंह रावत जी आ गए, पहले से ही भगत सिंह कोश्यारी जी थे, निशंक साहब हैं, खंडूरी जी हैं। तो ये तो लग रहा है कि सीएम के चेहरे वाले बहुत ज़्यादा हैं इसमें विधायक बनने से। ये पार्टी को जिताने में सब काम करेंगे और पार्टी ये अंतर्विरोध भी तो पैदा कर रहा है। के बड़े नेता जो तय करेंगे वो होगा, ये तो होगा। तो नेता ही तय करते हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं वही तय करते हैं। तो अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो ये तो पार्टी के ऊपर है जी, ये तो पार्टी तय करेगी। अगर हम तो सेवक हैं, हमारी लाइन तो पार्टी की लाइन है, जो पार्टी तय करेगी। हमें कोई ग्रीवांसेस नहीं है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं, हम तो सेवक होकर के आए। इसीलिए जिस समय मैं पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने कहा मैं पत्तल उठाने का काम करूंगा। भगवान कृष्ण ने राजसू यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया था, तो वही छोटा काम मैं करूंगा ताकि मैं पार्टी की सेवा कर सकूं और पार्टी को मजबूत कर सकूं। 30 साल रहे कांग्रेस में सतपाल जी महाराज, 2 साल से हैं बीजेपी में। 30 साल तक कांग्रेस में रहना मतलब पूरी तरह से रग रग में कांग्रेसी बन जाना, और उसके बाद
ये इतना बड़ा परिवर्तन की बीजेपी में आना, क्या कंफर्टेबल हैं? निश्चित रूप में मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे बड़ा बीजेपी में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे नेता का साथ दे रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री का साथ दे रहा हूँ। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, मैंने यही कहा था कि कई साल पहले मैं पीकिंग गया था, जिसका नाम आज बीजिंग है। तो वहाँ पर 2 जहाज़ उतरते थे, छोटा सा एयरपोर्ट था, एक कमरा बना हुआ था। आज वहाँ 1 सेकंड में 3-3, 4-4 जहाज़ उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी लीडरशिप है। जो चीन हमसे पीछे था, आज वो चीन हमसे आगे निकल गया है। तो मैंने कहा कि हमारे देश में अगर मोदी जी की लीडरशिप होगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मोदी जी के खिलाफ 2002 में आप गोधरा के बाद, गुजरात के बाद आप गए थे, वहाँ उनके खिलाफ आपने रैलियाँ की थी, सद्भावना यात्राएं की थी आपने। आज उनको आप सबसे बेहतर बता रहे हैं, उनका साथ देना कर्तव्य बता रहे हैं। निश्चित रूप में ऐसा है कि बहुत सी चीज़ों का आपको प्रचार किया गया और उसको जनता के आगे मतलब उसको बहुत ही भीभत्स रूप से रखा गया। पर हम जब गुजरात में गए तो हमने ऐसा नहीं पाया। और सद्भाव तो आवश्यकता है, हर गांव के अंदर सद्भाव चाहिए, हर परिवार में सद्भाव चाहिए, हमारे जनपद में सद्भाव चाहिए, हमारे प्रदेश में सद्भाव चाहिए, हमारे देश में सद्भाव चाहिए। आप संत हैं तो ये कह रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी जिस पार्टी में आप हैं वो तो कहती है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में कि नहीं। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 125 करोड़ भारतीयों का भला होगा। ये तो कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की है। और आप देखिए कि जिस समय हम लोगों को बनाने की बात थी और हमारी बड़े बड़े नेताओं ने हमारी रिकमेंडेशन की, तो ये फीडबैक आया कि साहब हम सतपाल महाराज को कैसे बना सकते हैं। सतपाल महाराज तो एक हिंदू चेहरा है, हिंदू फेस है। जब ये बात बार बार कही गई तो हमको लगा कि इस पार्टी के अंदर हम फेस तो बदल नहीं सकते, मैं धर्म तो बदल नहीं सकता, तो इस पार्टी में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो 30 साल का संबंध तोड़ करके मैं फिर भाजपा में आया। तो ये देखने को मिला मुझे कि जो आदमी जिसने इतना पार्टी के लिए काम किया, उसको बाद में आप कहते हैं साहब हिंदू फेस। क्या कारण है कि भाई आप केंद्र में मंत्री बनाते हैं, हरीश रावत को बनाते हैं, आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, हरीश रावत को बनाते हैं, आप अध्यक्ष बनाते हैं, हरीश रावत को बनाते हैं। सारी योग्यताओं का समन्वय हरीश रावत में हो गया, बाकी और किसी में योग्यता ही नहीं है। उसके बाद बार बार हमने देखा जब उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है और बार बार विक्टिमाइज किया जाता है, बार बार हिंदू फेस की बात की जाती है, तो फिर हमने कहा इससे अच्छा यह है कि हम भाजपा में चले जाएं और भाजपा के अंदर मिल करके हम राष्ट्र का कल्याण करें। हिंदूवादी पार्टी ही में फिर क्यों नहीं चला जाए, जब अगर हिंदू चेहरा हम बन ही गए तो बीजेपी हिंदूवादी पार्टी ही है। अब ऐसा है कि अब तो 125 करोड़ लेके हम चल रहे हैं, अब तो हम राष्ट्रवादी पार्टी हो। 125 करोड़ में तो मुस्लिम भी हैं। हाँ, तो सबको साथ लेके चल रहे हैं हम लोग, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन बात हिंदुओं की करते हैं, नहीं, हम सबकी बात करते हैं। तो फिर ये हिंदूवादी पार्टी की बात होती है, आपको भी हिंदू छवि की वजह से आना पड़ा कांग्रेस को छोड़ करके। तो कहीं ना कहीं तो ये है कि ये जो विरोधाभास है। अजय जी, मैं तो एक संत होने के नाते अपने आश्रमों में इफ्तार पार्टी देता था। ये देखिए, एक सद्भाव का ये सबसे बड़ा काम है। और हज कोटे के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को बढ़ाने का काम मैंने किया। जितना मुझे अल्पसंख्यक समुदाय उत्तराखंड में मानता है, आप आश्चर्य करेंगे। हम लोगों ने जब पदयात्रा की तो लोगों ने हमें चाय पिलाई, जबकि उस समय रोजे रखे हुए थे उनके। तो ये सद्भाव है, मतलब ये सब जानते हैं। और मैं जब रेल राज्य मंत्री रहा तो उस समय तो मक्का शरीफ में तंबुओं में आग लग गई थी। मैंने स्पेशल ट्रेन चलवाई। मैंने कहा हम हिंदुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, हम अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, हम क्रिश्चियंस के लिए चलाते हैं, हर वर्ग के लिए हम चलाते हैं, और हमने ये करके दिखाया। तो क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, आप ये कह रहे हैं? लगता है जब अगर वो एक हिंदू चेहरे को सम्मान नहीं दे सकते, एक संत को सम्मान नहीं दे सकते, तो निश्चित रूप में वो हिंदू विरोधी पार्टी है। पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी इनके फॉलोअर्स हैं, इनके अनुयायी हैं, और आप प्रवचन भी देते हैं, आप आध्यात्मिक तौर पर जाने जाते हैं। तो इसी छवि के कारण आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। कांग्रेस ने आपको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया, कभी नहीं दिया, हमेशा हमेशा उपेक्षा की। ये उपेक्षा मैंने इस वजह से क्योंकि आपकी एक छवि है। इस वजह से, निश्चित रूप में इस वजह से, इसी का तो खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। अति अल्पसंख्यकवाद की, जो खुद एंटनी साहब की कमेटी ने ये बात कही 2014 के चुनाव में हार के बाद, जो कमेटी बनी थी उसको वहीं देख रहे थे। तो अब तो बीजेपी में आने के बाद ये छवि आपके लिए पॉजिटिव है, एसेट है। जो वहां लायबिलिटी बन गई थी, यहाँ एसेट का काम करेगी आपके लिए, क्योंकि ये बीजेपी की लाइन पर कहीं ना कहीं है। तब तो बेहतर, सबसे बेहतर मुफीद चेहरा सतपाल महाराज का हो सकता है उत्तराखंड में। आपके सुझाव हैं और आपके टेलीविजन के माध्यम से ये सुझाव हमारे
अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री को भी मिल जाएंगे, वो विचार करेंगे निश्चित रूप। मुख्यमंत्री पद का अगर चेहरा बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, तो उसका वहन करेंगे, ये इसके लिए तैयार हैं सतपाल जी महाराज? यह है, हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री के लिए बड़े बड़े चेहरे हैं, मैं ही नहीं और बड़े बड़े बहुत चेहरे हैं। हमारे यहाँ कोश्यारी जी हैं, हमारे यहाँ खंडूड़ी जी हैं, हमारे यहाँ निशंक जी हैं, बहुत चेहरे हैं, विजय बहुगुणा जी हैं, बहुत हमारे यहाँ अनुभवी और बहुत अच्छे चेहरे हमारे पास हैं। इसलिए हमारा चेहरा जो पार्टी का, जो मैं मानता हूँ, वो कमल का निशान होगा और हम विश्व रूप से लड़ेंगे। आप चेहरा बनेंगे आपकी ही पार्टी में। जो कांग्रेस में जब आप थे, आपके खिलाफ जो लड़ते थे खंडूरी साहब, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वही सब आपके दुर्विरोधी रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। अब कैसा है संबंध? हमारा संबंध बहुत अच्छा है, खंडूड़ी जी से बहुत अच्छा संबंध है, और जहाँ जहाँ भी उन्होंने मुझे कहा मैं वहाँ प्रचार करने गया और बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट रहा। आपने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़ा, क्यों छोड़ा ये तो आपने बताया, उसकी वजह से अमृता जी को भी छोड़ना पड़ा? हाँ, नुकसान हुआ उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, और वो भी पार्टी के लिए समर्पित थी, पर जब नहीं पार्टी ने उनके सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया तो उनको हटाया गया। हटने के बाद फिर वो जब ये कांग्रेस के विधायक आ रहे थे तो उनके साथ वो भी आ गई। राजनीतिक तौर पर आप दोनों पति पत्नी नफे में हैं कि नुकसान में हैं बीजेपी आकर के? नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए इसमें, मैं समझता हूँ हम उचित स्थान पर हैं, हमें काम करने का मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप में काम करेंगे, उत्तराखंड का विकास करेंगे। हमारा उत्तराखंड का बहुत डायनेमिक विजन है। मैं आपसे अर्ज करूँ, एक तो रेलवे तो है ही है, उसके बाद आपने देखा होगा विधानसभा भवन हमने बनवाया, इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन मैंने पुटअप किए, और बहुगुणा जी से कह करके हमने कहा कम से कम पहाड़ में एक सत्र तो चलाइए, ये पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ में एक सत्र तो चलना चाहिए। इसके बाद हम फर्निकुलर की बात कर रहे हैं कि पहाड़ में लोग चढ़ना पड़ता है, बोझा लेके चढ़ नहीं पाते हैं, तो फर्निकुलर रेलवेज लगनी चाहिए पहाड़ के अंदर। ये आपके ग्रीक आइलैंड्स के अंदर फर्निकुलर लगी है, जो ग्रेविटी से 2 कैबिन्स ऊपर नीचे चलती रहती हैं, तो बड़ा अच्छा ये तरीका है, हम पहाड़ में लाना चाहते हैं। पहाड़ का हम चाहते हैं कि इसमें हम किनवा उगाएं। किनवा एक ऐसा भोजन पदार्थ है, खाद्यान्न है, जो पेरू और बोलीविया में होता है, और ये बहुत कीमती बिकता है बाज़ार के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। मैंने माननीय मोदी जी के पास में गया, मैंने उनको बताया कि किनवा को उगाइए, ये एंडीज़ में उगता है, पहाड़ों में उगता है, हमारे हिमालय में भी उग सकता है, और इसके लिए परीक्षण चल रहे हैं। और निश्चित रूप में हम भूटान से लेकर के, सिक्किम से लेकर के और अपने उत्तराखंड के सभी पर्वतीय राज्यों में हम किनवा उगाएंगे, और ये हमारी प्रोटीन क्रांति होगी। आपका जो इलाका है, जिस इलाके से आपकी कर्मभूमि रही है, वहाँ सबसे ज़्यादा आपदाएं आ रही हैं, निश्चित रूप इस बार भी आई हैं, और वहाँ के 300 के करीब गाँवों को विस्थापित करने की ज़रूरत है। मैं तो बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा, और केवल ये जो आपदा आई है ये तो एक चेतावनी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी और हमारी ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जितने भी आपके तालाब हैं, जैसे चोराबाड़ी ग्लेशियर था और जो था, ये सारे के सारे फिर से विस्फोट होगा। इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि तालाबों की मॉनिटरिंग हो। अभी आपने देखा होगा नेपाल के अंदर एक तालाब के अंदर से पानी को उन्होंने निकाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, और वो केदारनाथ का ही एक त्रासदी एक दोहराती, तो उन्होंने उस पानी को, तो आपको पहाड़ की सैटेलाइट के जरिए बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। ये तो राज्य सरकार कर नहीं सकती, सैटेलाइट तो केंद्र के पास है। सैटेलाइट केंद्र के पास है, और सैटेलाइट को निश्चित रूप में मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मॉनिटरिंग हो रही होगी, क्योंकि गंगा का भी अभियान चला हुआ है, तो उस अभियान में भी मॉनिटरिंग हो रही है। कहाँ कहाँ से सीपेज, कहाँ से आप पॉल्यूशन डाल रहे हैं, गंगा को आप पल्यूट कर रहे हैं, ये सब रोकथाम होनी चाहिए, और इसकी सघन मॉनिटरिंग होनी चाहिए निश्चित रूप में। डॉपलर मशीन लाकर सालों से रखी हुई उत्तराखंड में नहीं लग पा रहे। डॉपलर का मुद्दा भी मैंने उठाया था, ताकि बादल फटने की जो घटनाएं थोड़ी देर पहले मिल जाती है। हाँ, पर ये नहीं हुआ, वो नहीं लग पाई। तो वो कह रहे, मैंने पूछा था कांग्रेसी से भी, अच्छा, टमटा साहब से, अच्छा, उन्होंने कहा कि ये केंद्र को लगाना है। नहीं, डॉपलर जो है, डॉपलर के लिए ज़मीन तो आपको राज्य सरकार को ही देनी है। राज्य सरकार ने जब ज़मीन नहीं दी तो डॉपलर कैसे लगेगा? तो राज्य सरकार केंद्र के मत्थे बढ़ती है, केंद्र राज्य के मत्थे, मैं जनता मरती रहती है। ऐसा है, मैं आपसे सच कहूँ, सच्ची बात यह है कि हरीश रावत जी को फुर्सत ही नहीं है। ये जितना माफिया को प्रोत्साहन देना, खनन करना, इससे फुर्सत मिले तो ये डॉपलर रडार के बारे में सोचें। इनके पास समय नहीं है। ये तो माफिया को, लिकर को प्रोत्साहन दे रहे हैं,
मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं कि हम क्वादा झंगोरा की शराब बनाएंगे, हम अफीम की खेती करेंगे। जो मुख्यमंत्री शराब और अफीम की खेती करने की बात करता हो वो राज्य का क्या भला करेगा? बीजेपी किस एजेंडे को रखने जा रही है जनता के सामने, जिस वजह से इस बार जनता बीजेपी को ही वोट दे? सबसे पहली बात यह है कि हम पलायन को रोकना चाहते हैं, पहाड़ को हम फिर से बसाना चाहते हैं। पहाड़ के अंदर ये नहीं कि केवल हमारी सेना रहे, एसएसबी रहे और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस रहें। हम चाहते हैं कि हमारे गांव आबाद हों, हमारी देव संस्कृति जागृत हो और हमारे लोग वहां जाके बसें। ये बात तो हरीश रावत भी दावा कर रहे हैं। वो कर नहीं पाए। ही इज अ टोटल फेलियर इन दिस। और जो हम ये चाहते हैं, भाजपा की सरकार बनेगी तो हम लोग मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहन देंगे। एक होता है धार्मिक टूरिज्म, जिसको हरीश रावत जी कर ही रहे हैं। एक एडवेंचर टूरिज्म है, जिस पर वो थोड़ा थोड़ा कर पाए हैं, ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। हम निश्चित रूप में करेंगे। पर सबसे स्पेशल चीज़ है मेडिकल टूरिज्म। स्वास्थ्य लाभ के लिए हम अपने पहाड़ में जाएं। वहाँ की इतनी अच्छी आबो हवा है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी आबो हवा है। चीड़ के वहाँ देवदार के पेड़ हैं और वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर मेडिकल टूरिज्म अगर हमारा होगा तो लोकल गाँव को भी फायदा होगा। और उसके साथ साथ शिक्षा। आज क्या है, लोगों के पास दो काम हैं, या तो अध्यापक बन जाइए या सेना में भर्ती हो जाइए, और उद्योग नहीं है। तो सिलिकॉन वैली को स्टैब्लिश करके एक गढ़वाल के अंदर, एक कुमाऊं के अंदर हम चाहेंगे कि हमारे इंजीनियर्स पैदा हों वहाँ पर। हम उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक सिक्किम। सिक्किम एक छोटी स्टेट है, ऑर्गेनिक स्टेट है, और उसके अंदर लोग ऑर्किड को उगा रहे हैं। हम भी यहाँ जड़ी बूटियों को उगाएं, ऑर्किड को उगाएं, विल बी वेरी रिच। वहाँ तो लोग धान की खेती नहीं करते, ऑर्किड उगाते हैं। तो इस प्रकार की योजना लेकर के हम अपने लोगों को मजबूत करेंगे और उनके जीवन में आर्थिक क्रांति लाएंगे। एक बात, आखिरी बात जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, तो आज जो राजनेता हैं और जो आज की राजनीति है, उससे अलग कैसे सतपाल जी महाराज की राजनीति है, जो संत वाली राजनीति है? जो संत वाली राजनीति है वो सबका हित चाहती है। वो इस भावना से काम करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमें युग परिवर्तन करना है तो युग परिवर्तन के लिए हमें आसमान को नहीं बदलना, युग परिवर्तन के लिए हमें ज़मीन को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए हमें पानी को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए पेड़ों को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए हमें मानव के हृदय को बदलना है। अगर मानव के हृदय में परिवर्तन हो गया तो युग परिवर्तन हो जाएगा। और उस चेंज को हम धीरे धीरे ला रहे हैं। राजनीति में भी आपसे ईर्ष्या करेंगे लोग, आपको पसंद नहीं करेंगे, पर आप अच्छा करेंगे तो लोग उसको आपको स्वीकार करेंगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे चमोली जाने का मौका मिला। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने मुझको स्वीकार किया, जिस प्रकार से अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया, पिथौरागढ़ में स्वीकार किया, मैं बड़ा सोचता हूं कि लोग अच्छाई को देखते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं देखते हैं। क्योंकि अगर बुराई दिखने में आती है तो अच्छाई भी दिखने में नजर आती है। तो ये जो सपना है सतपाल जी महाराज का, कह रहे हैं कि मोदी जी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं भारत को, और उस मिशन में सतपाल जी महाराज उनका साथ देना चाहते हैं। सतपाल जी का सपना है और विजन है कि उत्तराखंड को बचाने का, उसके पूरे इकोलॉजी को बचाने का, वहाँ की संस्कृति को बचाने का, वहाँ की देव संस्कृति को आगे ले जाने का, वहाँ के और भी सिलिकॉन वैली से लेकर के मॉडर्न साइंस से उसको जोड़ने का, स्मार्ट विलेजेस बनाने का, पलायन को रोकने का। ये सारी बातें क्या जनता सुनेगी, समझेगी, मानेगी, भरोसा करेगी? एक सवाल है, क्या पार्टी इसको मानेगी, समझेगी इस नजरिए को, पार्टी इनको चेहरा बनाएगी, या फिर बहुत सारे साधु जब एक कुटी में हो जाते हैं तो उस कुटी की जो स्थिति होती है वो बीजेपी उत्तराखंड की तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे साधु इकट्ठे हो चुके हैं। ये तमाम दिलचस्प बातें हैं जिसके जवाब भविष्य में ही मिल पाएंगे। लेकिन इस वक्त आपका जो नजरिया है, मैं शुभकामनाएं देता हूं सतपाल जी महाराज कि आप उसमें सफल हों और वो वाकई जमीन पर उतर पाए उत्तराखंड के, और ये आपकी जनता भी इस बात को समझे और आपकी पार्टी भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज स्टेट पर आने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। तो ये था आज का बिग इंटरव्यू। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी और हस्ती से। तब तक आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।